नमस्कार मित्रों, मैं बजरंग उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम संधि के इस भाग में विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि और व्यंजन संधि के भेदों को हम पढ़ चुके हैं। मित्रों, आइए हम देखते हैं संधि के इस भाग में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जैसे विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। की मात्रा कहते हैं, उसी को संस्कृत में विसर्ग। तो स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो आइए विसर्ग संधि के पहले सूत्र को पढ़ते हैं। पहला सूत्र है पूर्व संधि। इनके बाद हर्ष आ आता है तो हर्ष आका पूर्ण रूप हो जाता है।
सा हो जाता है। अब आपको मैंने पहले ही बताया तो हिस्सा हमारे पास 3 होते हैं, बड़ा सा, दृष्टि सा और छोटा। इसको हम कहते हैं तालक हिस्सा, इसको मूर्धा सा और इसको कहते हैं दंडी या दंड। तो विसर्ग जो है ये तीनों सामने तालक में भी दो बनाएंगे और दंड में तीनों सामने विसर्ग होता है। तो विसर्ग छोटे सामने का परिवर्तित होता है, दंड सामने विसर्ग मूर्धा में परिवर्तित होता है और विसर्ग तालक के सामने का परिवर्तित होता है। इस तीन तालकों को इसका अध्ययन करते हैं। विसर्ग जो है वो तालक के सामने कब परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका पहला नियम विसर्ग का पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, नीचे करते घन आता है, घन के पहले विसर्ग आता है। ठीक, तो वही कहना है, ये पहला नियम से कहते हैं यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और फिर कहता है बाद में चा छा या तालक सा, तो विसर्ग जो है वह तालक सा में परिवर्तित हो जाता है। पहला नियम विसर्ग के साथ, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद च वर्ण हो, छ वर्ण हो और तालक सा हो, तो विसर्ग भी तालक सा में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं हम कैसे देखेंगे। अब देखिए विसर्ग के पहले कोई स्वर क्या है, तो नी छोटी ई आई है, छोटी ई आई हुई है और विसर्ग के बाद च छाया तालक के साथ छ आया है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, तालक के साथ बदल जाएगा। बाकी इधर धन के बाद वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से आप इसकी सभी करेंगे तो हो जाएगा निश्चल, निश्चल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दुर्धन सास, दुर्धन सास। अब देखिए तो विसर्ग के पहले स्वर आया है, छोटा ओ आया हुआ है और उसके बाद सा तालक सा आया है, तो यहाँ भी विसर्ग किसमें बदल जाएगा, तालक सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी जब हम शब्द करेंगे ये हो जाएगा दुस धन सास। अब यहाँ विसर्ग देखिए तालक सा में परिवर्तित हो गया, तो जब उसकी संध कर देंगे तो हो जाएगा दुस्सासन। बहुत आसान है। तो सिर्फ आपको देखना है कि अगर विसर्ग के पहले कोई स्वर होता है और विसर्ग के बाद चा छा या तालक सा होता है, तो विसर्ग जो है वो तालक सा में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका पहला नियम था कि विसर्ग कब तालक सा में परिवर्तित हो जाता है। आप इसको देखते रहिए मित्रों और नोट्स बनाते रहिए, वीडियो तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। आपको आसानी से विसर्ग सरणी भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कि जैसे आपने स्वर और व्यंजन संधि पढ़ा है उसी तरह से आप विसर्ग सरणी आसानी से सीख सकते हैं। आइए हम इसका दूसरा नियम देखते हैं कि विसर्ग संधि में विसर्ग जो है वो मूर्धा सा में कब परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा कि विसर्ग किस तरह से तालक के सामने परिवर्तित होता है। दूसरा हम देखेंगे कि विसर्ग जो है यह मूर्धा सा, जिसे हम षष्ठी सा भी बोलते हैं, मूर्धा सा में कब परिवर्तित होता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या उ, विसर्ग से पहले क्या हो, ह्रस्व ई हो या ह्रस्व उ और बाद में का ख प फ ट और ठ
ठीक मित्रों, विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो और बाद में क ख प फ या ट ठ, तो विसर्ग का क्या हो जाता है देखो, विसर्ग का मूर्धा सा हो जाता है, यानी षष्ठी सा में विसर्ग परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब हम जैसे देखते हैं मित्रों, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, नि धन टा, नि धन टा। अब देखते हैं मित्रों कि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आई है और विसर्ग के पहले टा आया है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, मूर्धा सा में। तो यहाँ से दूसरी संधि करेंगे तो विसर्ग को हम चेंज कर देंगे, ये मूर्धा सा में बदल जाएगा, हो जाएगा निष्ठा। और तो हम लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं शब्दों को, तो ये हो जाएगा निष्ठा। ये शब्द हमारा बन जाएगा निष्ठा। ठीक है, तो उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, नि धन कलंक, नि धन कलंक। आप देखिए तो विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आई हुई है और विसर्ग के बाद का आया हुआ है, तो यहाँ विसर्ग जो है वो मूर्धा सा में बदल जाएगा, हो जाएगा निस धन कलंक। अब हम इसकी जब संधि कर देंगे तो निष्कलंक, निष्कलंक, ये हमारा शब्द बन जाएगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा है धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। तो देखिए टा आया हुआ है, टा का बार हमने यहाँ भी बताया था आपको, विसर्ग के पहले ह्रस्व उ आया है, ह्रस्व उ के बाद टा आया हुआ है, तो यहाँ विसर्ग जो है वो किसमें बदल जाएगा, मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा मित्रों। तो ये हमारा शब्द बन जाएगा धनुष धन टंकार। अब जब इसकी संधि कर देंगे ये हो जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि विसर्ग मूर्धा सा में कब परिवर्तित होता है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई और उ हो तथा बाद में का खा टा खा और आफा वर्ण आया जाए, तो विसर्ग जो है वो मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाता है। ये आपके एग्जाम्पल आपके समक्ष हैं जो आपके इस सूत्र को प्रमाणित करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको विसर्ग का दूसरा सूत्र, ये ख सूत्र जो है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विसर्ग जो है ये मूर्धा सा में कब परिवर्तित हो जाता है। ओके मित्रों, कोई दिक्कत? आपने देखा कि विसर्ग जो है वह तालव्य सा में कब परिवर्तित होता है, विसर्ग जो है वो मूर्धा सा में कब परिवर्तित होता है। अब आइए हम देखते हैं विसर्ग जो है वो दंत सा में कब परिवर्तित होता है और कैसे। वीडियो अगर देख रहे हैं तो देख करके इसको आप नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में हमेशा के लिए आसानी होगी और इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए हम देखते हैं इसका तीसरा नियम कि विसर्ग जो है वह दंत सा में कब परिवर्तित हो जाता है। ठीक मित्रों, तो देखिए यहाँ है यदि विसर्ग के पहले दंत सा में परिवर्तित होने की शब्द है मित्रों विसर्ग कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ठीक, ह्रस्व आ हो, ह्रस्व ई हो और ह्रस्व उ हो, और विसर्ग के बाद मित्रों, विसर्ग के बाद क्या हो, निधन के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, ह्रस्व ई हो और ह्रस्व उ, और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण, खर प्रत्याहार क्या हो, खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार किसे कहते हैं मित्रों, खर प्रत्याहार कहते हैं किसी भी वर्ग के प्रथम द्वितीय, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या तीनों सा,
तालव्य, मूर्धा और दंतीसा, ये ठीक है ना। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, दंतसा हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब है यदि विसर्ग के पहले हर्ष आ हो, हर्ष ई हो, हर्ष ऊ हो और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग जो है वह दंतसा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लिखो, आप देखिए पहला एग्जाम्पल है, जैसे नमः। अब यहाँ देखिए तो आप नमः में हर्ष आ आया हुआ है, छिपा हुआ है हर्ष आ, और उसके बाद खर प्रत्याहार आया है तो तवर्ग का पहला वर्ण ता आया हुआ है, पहला वर्ण आया हुआ है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, तो दंतसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नमस धनते। अब जब हम इसकी संधि कर देंगे मित्रों तो ये बन जाएगा नमस्ते। ये आप देखिए पहला एग्जाम्पल इसका। उसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, वाचः गणपति। मित्रों देखिए फिर चा में हर्ष आ मिला हुआ है, चा में हर्ष आ मिला है, हर्ष आ के बाद पवर्ग का पहला वर्ण प आया हुआ है, पवर्ग का पहला वर्ण प आया हुआ है तो यहाँ विसर्ग जो है इसमें बदल जाएगा वाचस, साम बदल जाएगा, हो जाएगा वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति। अब हम इसकी जो संधि कर देंगे ये हो जाएगा मित्रों वाचस्पति। इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक, देखिए बहुत आसानी से इसको हमने देख लिया कि विसर्ग जो है वो दंतसा में कब परिवर्तित होता है। तो मित्रों विसर्ग जो है वो दंतसा में कब परिवर्तित होता है कि जब विसर्ग के पहले हर्ष आ, हर्ष ई और हर्ष ऊ वर्ण आए और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या तीनों सा, तालव्य, मूर्धा और दंतीसा, इन तीनों सा में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग जो है वह दंतसा में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा किस तरह से हम संधि को पढ़ सकते हैं आसानी से। ये विसर्जनीय शिक्षा संधि में तीनों संधियों, जो पहली संधि थी हमने पढ़ा था स्वर, उसके बाद व्यंजन और फिर उसके बाद विसर्ग मित्रों, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से आसानी के साथ हम इसको पढ़ लिए और ये हमारा जो सूत्र था वो हल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विसर्ग संधि का ही जो दूसरा सूत्र है मित्रों, हम देखते हैं कि आपने भी पढ़ा कि विसर्ग जो है वो साम परिवर्तित हो रहा है। इसी तरह से एक इसका और सूत्र है सजुषोरु मित्रों। कौन सा सूत्र है? तीसरा सूत्र है सजुषोरु। सजुषोरु कि किस स्थान पर स अथवा सजुष के सा का रू या रा हो जाता है। इस तरह से सजुष के सा, सजुष के ऐसा सजुषोरु, किस तरह से सा और सजुष के सा का रू या रा हो जाता है। इसको हम रू भी कह सकते हैं और रा भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से यह रू या रा में विसर्ग का सा जो है वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसमें जब हम संधि करते हैं तो हमेशा कि बीच में हम धन लगाते हैं। जब छेद करते हैं धन लगाते हैं और जब संधि करते हैं तो धन के चिन्ह को हटा देते हैं। अब ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ के अतिरिक्त कोई स्वर, ये दोनों नाम, इनके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है यदि विसर्ग के पहले और ह्रस्व अ और दीर्घ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, फिर बाद में कोई भी स्वर हो, ठीक है मित्रों, बाद में कोई भी स्वर हो अथवा
किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में आप जानते हैं य, र, ल और व, मित्रों ये वर्ण यानी धन के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और धन के बाद कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रू या रा हो जाता है। ठीक, अब जैसे आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, दुर्धन जन, दुर्धन जन। आप देखिए मित्रों, विसर्ग के पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर आया है तो वो है उ, ह्रस्व उ यानी छोटा उ आया हुआ है और बाद में ज आया है। ज जो है ये जवर्ग का च, छ, ज तीसरा वर्ण है, जवर्ग का तीसरा वर्ण है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी शर्तें पूरी हो रही है, हमारी जो शर्त है शुरू की वो शर्तें पूरी हो रही हैं। तो यहाँ विसर्ग जो है वो मित्रों किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। ये हो जाएगा दो की जगह दो हो जाएगा और इसकी जब हम संधि करेंगे ये हो जाएगा दुर्जन। ठीक मित्रों, उसी तरह से आप देखिए नि धन धन, नि धन धन। आप देखिए मित्रों विसर्ग के पहले यहाँ ह्रस्व ई आई हुई है, यहाँ ह्रस्व उ आया हुआ था, आ या आ नहीं आया है, ह्रस्व ई आई है और बाद में धा आया है, ता, था, दा, धा। तवर्ग का चौथा वर्ण आया हुआ है, तवर्ग का चौथा वर्ण आया है। अब तवर्ग का चौथा वर्ण आया है तो ये विसर्ग जो है वो रू या रा में बदल जाएगा। तो ये भी यहाँ हो जाएगा निर्धन धन। जब हम इसे संधि कर देंगे तो ये बन जाएगा निर्धन। मित्रों कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं निधन वाह, निधन वाह। अब देखिए मित्रों विसर्ग के पहले आ या आ के अतिरिक्त ह्रस्व ई आई हुई है। अब ह्रस्व ई के बाद अंतस्थ वर्ण वा, यहाँ देखिए अंतस्थ वर्ण आया हुआ है, वा आया हुआ है। तो यहाँ भी विसर्ग किस में बदल जाएगा, निर में बदल जाएगा, निर्धन वाह। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे निर्वाह। ओके मित्रों, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। विसर्ग शब्द का ये सूत्र भी जो शुरू होगी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि इस संधि को पढ़ने में भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी मित्रों। ठीक, अब देखिए हम इस तरह से इसकी अगली संधि जो विसर्ग संधि का है उसको पढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा सूत्र भी आपकी समझ में आसानी से आ गया है। नोट करते रहिए मित्रों, वीडियो को देखते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेगा। तो संधि का कोई भी प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता है यदि आप वीडियो को ध्यान से देख करके और उसके नोट्स आप बनाते रहेंगे। इस तरह से संधि आपको पढ़ाने वाला सूत्र के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि कोई नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो अब आइए हम देखते हैं चौथा जो सूत्र है। तीसरा हमने पढ़ लिया शासन शुरू, चौथा सूत्र मित्रों देखते हैं खर अवसानियोर विसर्जनीय। खर अवसानियोर, खर अवसानियोर, खर अवसानियोर विसर्जयोर विसर्जनीय। ये सूत्र है मित्रों खर अवसानियोर विसर्जनीय। ठीक है ना, खर अवसानियोर विसर्जनीय। ठीक, कि यदि अवसानियोर विसर्जनीय, यदि खर प्रत्याहार के पहले रा हो, ठीक है, खर अवसानियोर र, अवसानियोर रह पदान्ते खर तो विसर्जनीय। ठीक, कहने का मतलब है कि यदि रा के बाद अवसानियोर रा, अवसानियोर रा का मतलब है पदा
दूसरा वर्ण या तीनों सा। ठीक है मित्रों, ये तो रा जो है वो किसमें बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। अवसानयोर, अवसानयोहरा, अवसानयोर मतलब परांतेरा, तदुपरांत खर प्रत्याहार रा विसर्जनीय, रा का विसर्ग हो जाता है। ठीक मित्रों, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, इसका तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने एक शब्द आता है रामसधन, रामसधन पठति, रामसधन पठति। अब देखिए ये विसर्जनीय सिसा, विसर्जनीय सिसा से विसर्ग का सा हुआ है। ठीक, अब ये सा कह रहा है स सजसोरु, यदि पा आता है तो पा का क्या हो जाता है? विसर्ग का सा का क्या हो जाता है? रा। सा सजसोरु में भी आपने पढ़ा कि सा और सजुस के सा का रा या रू हो जाता है। तो कब होता है? जब अंत में पा आता है, धन के बाद पा आता है। ठीक, तो यहाँ पा आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? सा का रा हो जाएगा रामर पठति। ठीक मित्रों, क्या हो जाएगा? रामर पठति। अब ये फिर कह रहा है कि यदि पदांत रा हो, अवसानयोः रा, पदांत रा हो और बाद में खर प्रत्याहार हो, तो खर प्रत्याहार है चूंकि पवर्ग का पहला अक्षर पा है तो ये खर प्रत्याहार है, तो विसर्ग किसमें हो जाएगा? बदल जाएगा, सॉरी रा किसमें बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा। ये हो जाएगा राम पठति। हम निषेध भी करेंगे, तीन खंड का चिन्ह हमारा समाप्त हो जाएगा और सब बदल जाएगा राम पठति। ठीक मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा खर अवसानयोः विसर्जनीय, यदि अवसानयोः रा तदुपरांते खर रा विसर्जनीय, यदि रा के पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो रा जो है वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि इस विसर्ग संधि का चौथा सूत्र भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका पांचवा सूत्र देखते हैं, विसर्ग संधि का रोरी। विसर्ग का जो पांचवा सूत्र है मित्रों वह है रोरी। पांचवा सूत्र हमारा विसर्ग का रोरी। रोरी, रोरी जैसे आपने तोरली पढ़ा वैसे व्यंजन में, वैसे विसर्ग में रोरी। ये कह रहा है कि यदि रा के बाद रा आए, सॉरी यदि रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। रोरी से यानी यदि रा वर्ण के बाद रा आए तो रा का लोप हो जाता है। लेकिन रा के बाद रा के पहले जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है मित्रों, जैसे देखिए, जैसे पहले हरि धन रम्य, हरि धन रम्य। ठीक है, हरि धन रम्य। अब देखिए रा के बाद रा आया तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा। ये हो और पूर्व रा का लोप होकर के और उसके पहले वाला स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे मित्रों कि ये रा जो है इसका लोप हो गया और ये स्वर जो है सरस्वती जो है ये दीर्घ हरि धन रम्य, हरि धन रम्य। ये हमारा सूत्र कह रहा है रोरी पदांत रा के बाद रा आए तो रा पहले वाले रा का लोप हो जाता है, तो हरि धन रम्य इस रा का लोप हो गया और उसके रा के पहले जो स्वर आया था वो दीर्घ हो गया हरि रम्य। ठीक, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, कबीर धन रचयति, कबीर धन रचयति। इस रा के बाद रा आया है तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा, इसके पहले स्वर जो है वो दीर्घ होगा।
कवि रचयति, कवि रचयति, ये हमारा शब्द बन जाएगा। ये है हमारी रोज कि यदि रा के बाद रा आया तो पूर्व रा का लोप हो जाता है और इस पूर्व रा के पहले जो स्वर है वह स्वर में दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। दीर्घ का मतलब आप जानते हैं कि बड़े में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इस तरह से आपने इस रोरी संधि के सूत्रों को आसानी से पढ़ लिया। ये हमारा 5वां सूत्र है। ठीक है, अब आइए हम इसके अगले सूत्र को पढ़ते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा मित्रों, वीडियो को आप देख करके नोट्स बनाते रहिए। नोट्स आप बना देंगे तो आपको हमेशा पढ़ने के लिए आसानी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी संधि का प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। एक जैसे आपने पढ़ा कि विसर्ग कब तंत्री सा में, कब तालव्य के सामने, कब मूर्धा सा में परिवर्तित होता है। ये तीनों सा कब रा में परिवर्तित हो जाते हैं। कब एक रा के बाद रा आता है तो कब पहले रा का लोप होकर के पहले के स्वर को दीर्घ किस तरह से करता है। ठीक है मित्रों, लेकिन दूसरा एक और नियम हमारा कि कभी ऐसा भी होता है कि विसर्ग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। ठीक, जैसे जब विसर्ग से पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ के अतिरिक्त, जब विसर्ग से पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इनके